उसका पैसा का जो फुल फॉर्म है वो है PESA, अंग्रेजी है। पंचायत का मतलब P का मतलब है पंचायत, E का मतलब है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बोले तो अंग्रेजी में विस्तार। टू द शेड्यूल एरिया, यानी अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के अधिकारों का विस्तार। अब हमें दो कॉन्सेप्ट है, दो चीज है, एक है पंचायती राज और दूसरा है पैसा। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है और इसका जरूरत कब पड़ी अथवा कैसे अस्तित्व में आया, तो आपने दिलीप सिंह भुरिया साहब को सुना होगा। दिलीप सिंह भुरिया को कितने जानते हैं? दिलीप सिंह भुरिया पंचायती राज के गठन के लिए, कानून के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी थी और वो कमेटी ये संशोधन कर रही थी, ये रिसर्च कर रही थी कि दिल्ली से निकलने वाला जो 1 रुपया है वो गांव में जाते जाते 25% रह जाता है, तो इसका क्या तरीके होने चाहिए उसको रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और दूसरा जो गांव के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, इनको कैसे ऊपर लाया जाए। अब ये जो संविधान के बारे में जो मैंने सुना, कुछ दिलीप सिंह भुरिया जी के साथ में मैंने काम किया, डॉक्टर BD शर्मा जी के साथ मैंने काम किया, और भारत के अलग अलग विभिन्न 9 स्टेट में जहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इनके बीच का कुछ अध्ययन करने से जो अनुभव प्राप्त हुआ वो ये था कि BD शर्मा साहब ये कहते थे कि गांधी जी 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिली तो उस टाइम कल थोड़ी चर्चा हुई थी कि उस टाइम में आजादी के जश्न में वो दिल्ली में नहीं थे। जब पत्रकार ने बंगाल में ये पूछा कि साहब आपका सपना पूरा हो गया, अंग्रेज तो छोड़ के जा रहे हैं और घोषणा होगी, आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 सपना था, पहला था हिंद स्वराज और दूसरा था ग्राम स्वराज। तो हिंद स्वराज का मतलब है अंग्रेजों भारत छोड़ो, और स्वराज मतलब मैं और राज, हमारे देश के लोग राज करें, हमारी अपनी जनता राज करे, और दूसरा जो था ग्राम स्वराज, तो हिंद स्वराज हो चुका 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ग्राम स्वराज के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। तो ग्राम स्वराज क्या है, तो ये इनका ये कहना था कि हमारे देश का जब संविधान बनेगा उसमें 2-3 शब्द संविधान में जगह मिलना चाहिए। कौन कौन सा जगह? पहला शब्द गांव, दूसरा शब्द किसान, तीसरा शब्द आदिवासी और चौथा शब्द कृषि। गांव इसलिए कि ये भारत गांव का देश है। अगर जिस तरीके से अंग्रेजों ने उपनिवेशवादी ताकतों से गांव के संसाधनों को लूट लिया और हमारे देश को खोखला किया, अगर आजाद भारत में हमारे देश के अपने पूंजीपति भी लोग इसी तरीके की नीति अपनाएंगे, संसाधन लूट लेंगे, तो ये आदिवासी है वो विस्थापित हो जाएगा, उसके हाथ में कुछ नहीं होगा। दूसरा किसान, इसलिए कि इस देश का जो इकोनॉमी था वो था कृषि प्रधान, और कृषि जो है वो कानून में आना चाहिए, किसान कानून में आना चाहिए। तीसरा, आदिवासी शब्द कानून में आना चाहिए, संविधान में उसको जगह मिलना चाहिए, क्योंकि ये देश मूलवासियों का देश है। इतिहास बताता है कि बाहरी लोग जब भी आए, इन्होंने अपनी सत्ता को कायम किया, इन्होंने अपने नीति नियम को लागू किया। अब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल जाती है, गांधी जी की हत्या कब हो जाती है, कौन सी तारीख हो जाती है? मैंने कहा था मैं आपसे भी कुछ पूछूंगा। 30 जनवरी 1948 को। इसका मतलब 15 अगस्त से 48 के बीच में कितना समय गांधी जी ने आजाद भारत को देखा? 15 अगस्त, 15 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 30 4.5 महीनों के अंदर गांधी जी का हत्या हो जाता है। गांधी जी को ये अंदेशा था कि ये मैंने बड़ा खतरा मोल लिया है। इन्होंने अंबेडकर साहब को पूछ करके, जब इन्होंने संविधान निर्मात्री जो सभा थी और उन्होंने पूछा कि क्या जो संविधान आप लिख रहे हैं उसमें ये शब्द है, तो अंबेडकर साहब ने कहा कि सब अलग अलग लोगों ने अपना अपना व्यू दिया है, अभी हमने संकलन किया है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत जल्दी पढ़ो। और ये आदिवासी शब्द है, मूलवासी शब्द है, किसान शब्द है, गांव शब्द को संविधान में लेना पड़ेगा, नहीं तो इनका कोई धड़ी नहीं होगा। और इसके प्रत्युत्तर में अंबेडकर साहब ने जो हमारे संविधान जो आज हमारे पास में है, जिसको मैं कह रहा था आपको पढ़ना चाहिए, उसकी मोटी मोटी बात यह है कि इस संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद है, जिसको हम आर्टिकल कहते हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं? 12।
और जब इन 12 अनुसूचियों में ये शब्द नहीं मिले थे तब जाकर के 5वीं और 6वीं अनुसूची को इन्होंने जोड़ा और उन्होंने ये कहा कि आजाद भारत में एक व्यक्ति बहुत ऊंचा था, फला फूला था, और आजाद भारत में जो अभी यादव साहब ने पूर्व हमें पिक्चर बताई कि मनुस्मृति की वजह से उस देश की हालत क्या थी। इनको दो चीज आना चाहिए, एक था सामाजिक न्याय और दूसरा था आर्थिक विकास। और सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास हम कैसे पाएंगे? तो संविधान की अनुसूची 5 में जो क्षेत्र वर्णित है उस क्षेत्र में कानून बनाना और योजना बनाना, कानून बनाना और योजना बना करके हम इनका कल्याणकारी निधि। सरकार का कॉन्सेप्ट जो है संविधान के अनुसार ये लिखा है कि गवर्नमेंट विल बी वेलफेयर, यानी सरकार कल्याणकारी होगी। सरकार किसी देश के नागरिक का भला करने वाली होनी चाहिए। इस नीति को उन्होंने संविधान में लाए और 5वीं अनुसूची में यह वर्णन दिया, जिसमें 9 राज्य हैं। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये पंचायती राज के साथ में पैसा 2 सिफारिश दिलीप सिंह दुरिया साहब की आई थी कि साहब जहां जहां पूरे भारत में कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण हिंदुस्तान में पंचायती राज कानून बनना चाहिए, क्योंकि वे संविधान संशोधन के अंत में जो सिफारिशें थी। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में एक पंचायत बोले तो कांगड़ तलाई की एक पंचायत समिति, छोटी सरवण की एक पंचायत समिति, अर्थुना की एक पंचायत समिति, इतनी बड़ी पंचायत है। कहाँ है साहब? तो छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है। तो एक सरपंच कितना मॉनिटरिंग करेगा? तो 2 कानून अस्तित्व में आया 73वां संविधान संशोधन के बाद। एक था पंचायती राज अधिनियम और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार अधिनियम, जो 1995 का पहला चुनाव हुआ, मैं थोड़ा शोर करूंगा, उसको पंचायती राज कानून के तहत पूरे भारत में लागू हुआ। और दूसरा जो सिफारिश दी थी कि आदिवासी क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे, तो पैसा कानून के अनुसार। तो पैसा जो 96 में केंद्र ने की संसद में पारित हुआ 24 दिसंबर 1996 को। तो 24 दिसंबर 96 और अभी हम 2025 में कितने साल हो गए पैसा कानून लागू हुए? 30 साल हो गए। 30 साल में किसी बच्चे का जन्म होता तो आज उसका परिवार फला फला हो जाता, लेकिन आज भी पैसा कानून धरातल पे लागू नहीं हुआ है। अब लागू करेगा कौन सवाल है। कई जनप्रतिनिधि, जब मैं राजस्थान के अलावा अन्य क्षेत्रों में जाता हूँ, सारे जनप्रतिनिधि पूछे सर कब से लागू है, सब इसको कैसे लागू करेंगे? यानी अभी भी अरुण जुलून में सब पड़ा हुआ है। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं, क्योंकि जब हम पैसा की ट्रेनिंग गवर्नमेंट इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के तहत करते हैं, जिसका मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, मैं बांसवाड़ा की ट्रेनिंग में जिला परिषद में देता हूँ, लोग सिग्नेचर करके फाइल लेके चले जाते हैं। जब मैं तमाम ब्लॉक्स में जाता हूँ, लोग सिग्नेचर करते हैं, फाइल लेके चले जाते हैं। डूंगरपुर का यही हालत है, उदयपुर में यही हालत है, प्रतापगढ़ में यही हालत है। तो भैया जिस आस्था और विश्वास के साथ आपको चुना गया था, अगर आप ही लागू नहीं करेंगे तो वो कैसे? अभी भी आगे भी इसकी संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बात यह है कि ये पैसा कानून में पावर क्या है। और जब कांग्रेस और बीजेपी ने बार बार प्रत्येक 5 साल के अंदर शासन किया, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो एक तीसरा दल लोगों के असंतोष के रूप में उभरा और वो भारतीय आदिवासी पार्टी के रूप में। इन्होंने इस मुद्दे को ऐसा बढ़ाया, ऐसा फैलाया कि लोगों का बहुत आकर्षण करके अभी कुछ सीटों पे कब्जेदारी बने हैं। असल में ये हमारी मेहनत थी, और अगर हम इसका इंप्लीमेंट करते हैं तो वो क्रेडिट जो है वापस आपके पास में आ सकता है। पैसा लोग पूछते हैं कि रुपये वाला कानून है क्या, ये 1, 2, 5, 10, तो मैं कहता हूँ वो नहीं है। ये है पंचायती राज को अधिक आदिवासी क्षेत्र में अधिक पावर देने वाली बात है। अब अगर ये कानून लागू हो जाता है तो बदलाव क्या आएंगे, इस पीपीटी पे तो बाद में आएंगे, लेकिन मोटे मोटे बदलाव ये है कि पैसा में ग्राम सभा को पावर दिए हुए, पावर की आजकल पावर की बात होती है। मोहाड़ निर्मित मसर आज गरिया टोकर लगे तो ये खुद ताकत आवे हवा में उठे बिल्कुल निर्बल थे। वो एक वो पावर है। एक ये पावर है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें गांव की ग्राम सभा, पंचायत की ग्राम सभा है, पंचायत समिति है और जिला परिषद।
ओवरऑल हमारे भारत में हम 3 सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला सरकार। और हम 6 वोट दे करके लोकतंत्र में हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं कि वे हमारे पैरवी करेंगे। पंचायत स्तर पे 4 जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पंच है, सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद है। इनसे ये ग्रामीण सरकार कहते हैं, तीसरी सरकार है। अब पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस पेशा कानून में 4 स्तरीय व्यवस्था है, जो किसी ने अपनी ताकत को समझा नहीं। 4 स्तरीय यह है कि जैसा मैंने कहा था कि पंचायती राज में न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा कौन सी ग्राम सभा? पंचायती ग्राम सभा। एक पंचायत में कितने गांव होते हैं? कहीं 2 गांव है, कहीं 5 गांव है, कहीं 10 गांव है। ऐसे गांवों पर कंट्रोलिंग नहीं होगा, इसीलिए पैसा कानून सबसे ज्यादा जो वजन देता है वो है गांव की ग्राम सभा। गांव की ग्राम सभा बोले तो राजस्व गांव की ग्राम सभा, राजस्व गांव की ग्राम सभा, राजस्व गांव वर्णित है हमारे संविधान में। राजस्व विभाग के जो कर्मचारी है इनको पता है राजस्व गांव का कौन सा है। लेकिन ये जो पैसा कानून में 2 कानून है, एक है केंद्रीय कानून छन्नों का, और राजस्थान ने लंबे संघर्ष के बाद में इस कानून को इंप्लीमेंट किया 1999 में। और 1999 केंद्र में यह कहा था कि लोग जिसको गांव कहते हैं उस गांव की अलग ग्राम सभा हो। लोग कहते हैं, राजस्व विभाग भले राजस्व गांव की ग्राम सभा बोलता हो, लेकिन केंद्रीय पैसा कानून कहता है कि गांव में जो लोग गांव कहते हैं। अब अधिकतम हमारे यहाँ पर क्या है कि लोग जो गांव कहते हैं, लेकिन सरकार गांव बात नहीं मानती है। सरकार क्या मानती है? फला है, बजरा है। हम यहाँ पर जिस एरिया में है अभी त्रिपुरा सुंदरी में, बाजू में एक गांव है कोठारा, जानते हो कोठारा गांव? ठीक है, कोठारा गांव है कि फला है? राजस्व में आपको नहीं मिलेगा। जब लोग गांव कह रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं मानती कि वो गांव है? तो ऐसा हर एक गांव की ग्राम सभा का मतलब है फले की, मजरे की, दाने की अपनी ग्राम सभा। गांव का कॉन्सेप्ट है कि भाई अपने गांव में अलग अलग ढोल की पहचान है। एक तो वारू ढोल वागे, एक तेल सड़ा वालों ढोल वागे, एक वानो काटवानो ढोल वागे, एक बनात निगरी दी अब एनो ढोल अलग है, लगन ना फेरा फरी आई ढोल अलग है, लगन થઈ ગયો ना आज्ञानो ढोल अलग है। ढोल से इसकी पहचान होती है। और एक होता है वारू ढोल। वारू ढोल में कभी आपातकालीन स्थिति में गांव के इकट्ठे होने का ढोल होता है। लेकिन एक गांव यहाँ है, एक गांव वहां है, नजदीक में आबादी रहती है, लेकिन वारू ढोल होता है तो भले गामनो बीजा गामनो सीमा आए आवेगी वेगा पास में होगी, फिर भी वो बांधा वहां पहले नहीं पहुंचे, क्योंकि सवाल उठेंगे कि गामना आदमी तो नहीं आएगा, तो बीजा गामना आदमी पहल के भाई वो है गांव। तो गांव का मतलब है गांव की जो राजस्व अधिनियम में जो गांव। अब गांव की ग्राम सभा को पावर दिए हैं। पावर क्या है कि मोटा मोटा 4 विभागों को इस पैसा कानून के अंतर्गत पावर दिए हैं। वो ये है कि गांव की तमाम जो भूमि है उस भूमि पर ग्राम सभा का अधिकार होगा। कौन सी ग्राम सभा? गांव की ग्राम सभा। आज की तारीख में आपको पता होगा कुशलगढ़, सज्जनगढ़, गागरतल एक अपर हाई लेवल कैनाल निकल गई। अपर हाई लेवल कैनाल निकालो, चाहे विकास की कोई परियोजना हो, चाहे कोई कंपनी हो, ये कहता है कि पहले आप गांव में जाइए, गांव के लोगों को आपका प्रोजेक्ट बताइए कि तुम्हारे गांव में हमें विकास की परियोजना लाइया ना, इसमें इतनी जमीन जाएगी, इतनी खातेदारी जाएगी, इतनी बिला नाम जाएगी, इतनी सरकारी जाएगी, इतनी वन भूमि जाएगी, और गांव सम्मत होगा, गांव परामर्श देगा, तो आप इसके बाद में शुरुआत है, जिसमें गांव लोग तय करेंगे कि भाई मेरा मुआवजा क्या होगा, मेरी अपने जमीन के बदले जमीन कहां मिलेगी। असल में पैसा कानून को लागू करने के पीछे आदिवासी क्षेत्रों में सरकार भी गैरकानूनी है। सरकार अथवा कंपनी के द्वारा मन मर्जी से भूमि का अधिग्रहण करके विकास की परियोजना करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे आदिवासी विस्थापित होते हैं। वो विस्थापित होने के समय तो वो नीति बता देते हैं कि आपको महल बना करके देंगे, बंगला बना करके देंगे, चबूतरा देंगे, सड़क देंगे, स्कूल देंगे, लेकिन विस्थापित होने के बाद में ज्यादा मॉनिटरिंग होती नहीं। इसका ताजा उदाहरण बांसवाड़ा का माही और कडाड़ा की परियोजनाएं हैं। माही का पानी से जब हम पालोदा से आते हैं तो कहते हैं वाह बांसवाड़ा तो धरती का स्वर्ग है।
उधर से जयपुर की तरफ से आते हैं तो घाटोल से आते आते लगता है कि बांसवाड़ा तो धरती का स्वर्ग है, क्योंकि 12 मासी पानी है, फला फूला है। लेकिन जो लोग माइडेन से विस्थापित हुए वो झोपड़पट्टी में है, वो विस्थापित है, वो शरणार्थी की तरह जीवन जीते हैं, कचरा पीते हैं और इनका कोई भविष्य का। जब एक आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी कि पापा अपन आसमान से उतरे के बाहर से आए, क्योंकि हमारे हाथ में कोई संसाधन नहीं रहा। ऐसी ही कल्पना आने वाली परियोजनाओं के द्वारा जब विस्थापन और पलायन और पुनर्वास नहीं होता है तो जो आदिवासी जो है वो मूल मालिक है, वो शरणार्थी हो जाएगा, जिसके हाथ में संसाधन नहीं होगा। संसाधन क्या है? आदिवासी का संसाधन था जल, जंगल, जमीन, जलवायु, जानवर। इस पर इसकी निर्भरता है। और आज अगर हमने इसको नहीं पहचाना कि इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ये है कि पूंजीपति वर्ग के पास में रुपया होगा, पैसा होगा, पद होगा, पावर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक आदिवासी के गांव में चले जाओ तो मुश्किल से 2 से 3 बीघा जमीन है और जमीन के अलावा उसका कोई संसाधन नहीं। जब आप इस जमीन का पैसा ले लेंगे तो नॉलेज नहीं होने की वजह से वो सबसे पहले तो वो उस पैसे का दुरुपयोग करेगा। वो साइकिल है तो बाइक ले आएगा, बाइक है तो वो जीप ले आएगा, जीप है तो वो और गाड़ी ले आएगा। 5 साल बाद में किराना भाव में जाती रहेगा, जमीन भी गई, पैसा भी गया और ज्यादा से ज्यादा देशी दारू पीते हुए कहते हैं अंग्रेजी पिएगा, अंग्रेजी पीवा और फिर बियर में जाएगा। एम करते करते वो पैसा पूरा खत्म हो गया। आने वाली पीढ़ी के हाथ में वो संपदा जो जिसके ऊपर उसका आधार जो सदियों से जो इस देश में रमता खेलता और पर्यावरण का वो हितैषी रहा है, जिसने जंगल को बसाया, जिसने जमीन की सुरक्षा करी है, उसको बहुत जल्दी अगर इसी तरीके का पैसा कानून को इम्प्लीमेंट हुए, अगर इन्होंने ध्यान नहीं रखा और गांव की ग्राम सभाओं को सशक्त नहीं किया तो आने वाले, मैंने क्या कहा था कि 2030 कैसा होगा, 2035 कैसा होगा, 2040 कैसा होगा, 45 कैसा होगा। खतरा कहाँ है? खतरा ये है कि आजकल आपकी जमीनें हैं वो आधार से लिंक हो रही है। कितनों को पता है? जमीनें आधार से लिंक कर रही है। क्या करेंगे इसके बाद में लिंक करके ये कहेंगे कि जो आपके जमीन का अधिकार कानून बना 1955 में काश्तकारी अधिनियम, उस टाइम में जो जमीन थी ये सारी जमीन राजाओं के समय में राजा की संपत्ति के रूप में थी, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश की संपत्ति थी। आजाद भारत में इसको भारत में हस्तांतरित तो कर दिया, लेकिन भूमि का अधिकार हमारे हाथ में नहीं था। ये जमीन किसने जुताई करी? जिसने जुताई करी इसके नाम लगान और इसके नाम बराबर होता था। हमारे लोगों में कैश काइंड नहीं था, रुपया पैसा नहीं था, हम लोग वस्तु विनिमय से जीवन जीते थे। अरेंडर बेचता था, लोन नहीं डालता था, जंगल की वस्तुएं जो वन उपज बेचते थे इसकी एवज में दूसरी चीज लाते थे, रुपया पैसा नहीं था। ऐसे में जब जुताई तो करी है, लेकिन जब बराड़ के लिए, लगान के लिए, टैक्स के लिए पैसा नहीं था तो क्या करते थे? 4 भाई होते थे तो एक भाई के नाम चढ़ा देते थे और बाकी लोगों का नाम रिकॉर्ड नहीं होता था। 1955 में जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आया, उसके बाद में आपके हाथ में जो अभी जमीन है, आप घर पे जाकर के अगर आपके पापा हैं, मोटेशन हो चुका है तो पूछना हमारी जमीन कितनी है, और अगर मान लो मोटेशन नहीं है और वो पैतृक संपत्ति है, आप पूछ सकते हैं अपनी जमीन कितनी है। वो जमीन ही आदिवासी की संपदा है, संपत्ति है, इसी पे वो भविष्य में टिका रहेगा। जमीन, दूसरी सारी चीजें मिल जाएगी लेकिन जमीनें मिलने वाली नहीं है। अब होता क्या है कि ये जमीन जो है वो आजादी के बाद में जो जमीन का वर्गीकरण है, जो खाते में है वो ही आपकी है, बाकी में चरागाह है, कुछ वन भूमि है, कुछ सरकारी है, कुछ बिला नाम है, कुछ आरक्षित है, कुछ सुरक्षित है, कुछ क्या बोले तो गैर मुमकिन है। वो आज आपने कहा होगा कि मैं रुकू, मैं पाड़ बांधी, मैं मोहल्लो रुको, लेकिन वो आपकी नहीं है। वो जमीन केवल खाते में आपकी है। अब उसमें भी अगर मान लो विकास की परियोजनाएं आकर के भूमि का अधिग्रहण हो जाएगा, भूमि अवाप्ति हो जाएगी, तो आप कहां जाएंगे? 2030 में, 35 में, 40 में, 45 में आप कहां होंगे? यह है खतरा। अब इस खतरे के लिए ये पैसा कानून इतना पावर दे रहा है कि भैया कोई भी जमीन अधिग्रहण करो, चाहे विकास के नाम करो, भवन के लिए करो अथवा बड़ी परियोजनाओं के लिए करो, लेकिन गांव सहमत होगा। तो आपने नियमगिरी सुना होगा, वेदांता कंपनी जब उड़ीसा में जाती है, बड़े बड़े जंगलों का नष्ट करके
आदिवासी क्षेत्र में जो इनकी आजीविका थी उसको नष्ट करके वहां पर कंपनी गई, लोगों ने इस कानून का प्रयोग किया और वेदांता कंपनी को भी बाहर करना पड़ा। साहब जारे विकास ने तो बड़ी मदद में भी तो जीतता था। हम अभाव में जब कुछ भी नहीं था तब भी हम एक आत्मसम्मान के साथ जीते थे। अभी ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मजदूरी का ज्यादा इतिहास हमारे यहाँ नहीं है। दे भाई वो बड़ी वक्त में पहली वक्त गामना लोग मजदूरी दिखी बेटा। आज की तारीख में हमारे यहाँ का जो मानव संसाधन है वो पूरा 90% अनस्किल्ड माइग्रेशन हो रहा है सूरत में, अहमदाबाद में, गुजरात में। तो हम कैसे भविष्य का निर्माण करें? एक आदमी का शादी होता है, वो हनीमून के लिए शिमला अथवा दूसरी जगह पे जाता है। इन लोगों का शादी होता है, 2 दिन के बाद में नौतरा गिरते हैं, कितनो कर्जो रह गयो कितनो भरियो बाकी रह गयो। तो वो हनीमून सूरत के अंदर छोटी छोटी झोपड़ियों में, पुल के नीचे, मेमनगर पड़े उस मैदान में लाखों करोड़ों की आबादी में वे लोग जीते हैं। अब इनका आज अगर 2025 में ये है तो 30 में क्या होंगे? क्या वो कम होगा? क्या वो बढ़ेगा? ये कल्पना मैंने और आपने नहीं की। ये कल्पना आपको पैसा कानून के तहत इनके संसाधनों का विकास करने के लिए निर्भर होना पड़ेगा। असल में ये पैसा कानून के और कुछ प्रोविजंस हैं। मैं समय को देखते हुए कुछ आगे बढ़ूंगा, आप देखते रहे पीपीटी पे। ये 73वां संविधान संशोधन में हमारी पंचायतें हैं जिसके तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। 74वां संशोधन में नगर पालिकाएं हैं। अभी यादव सर ने 2 तारीख बताई थी, 24 अप्रैल अथवा 2 अक्टूबर हम लोग कुछ और नया करने जा रहे हैं। क्या है 24 अक्टूबर का? आप पंचायती राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से जुड़े पदाधिकारी हैं।